हेलो फ्रेंड्स, कल जब हम मिले थे तो हमने वैदिक एज स्टार्ट कर लिया था, है ना। और उसकी सोसाइटी का हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, सोसाइटी किस तरह से चल रही है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं वुमेन की कंडीशन क्या थी। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने सबसे पहले देखा था एक छोटा सा रिकैप। सबसे पहले हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा में क्या फ़र्क था। तो अर्बन कल्चर का फ़र्क था, यहाँ अर्बन सोसाइटी थी, यहाँ रूरल थी। फिर हमने देखा रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर कुछ फ़र्क नहीं थे, जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैरी फॉरवर्ड हुई, सेक्रेड कल्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ, ऐसी फायर की वर्शिप, नेचर की वर्शिप, ये सब। फिर हमने कुछ थ्योरीज देखी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मानी गई थ्योरी वो है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, है ना। एक बार इन थ्योरीज को एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद हमने देखा कि हम वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किए, ऋग वैदिक, लेटर वैदिक, ताकि पढ़ने में आसान रहे। ऋग वैदिक के लिए हमने कहा कि वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में प्रोमिनेंट था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, साथ में ईस्टर्न अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया। और जैसे जैसे लेटर वैदिक में जाओगे वो कुरु पांचाल रीजन में, या फिर ये गैंगटिक वैली और इंडो गैंगटिक प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगा। फिर हमने देखा था कि ऋग वैदिक पीरियड के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है। तो हमने दो तरह के सोर्सेज देखे थे, एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, एक होते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी में हमने बोला था एक ऋग वेद है, और दूसरा हमने अवेस्ता, जो कि एक ईरानियन टेक्स्ट है, वहाँ से देखने को मिलता है। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था कसाइट इंस्क्रिप्शन, जो कि इराक में है, और मतानी विच इज़ इन सीरिया। इसके बाद हमने वैदिक एज को पढ़ने से पहले हमने वेदास के बारे में पढ़ने का ट्राई किया। तो वेदास के हमने बोला कि इसमें 4 वेद हैं। सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद इज द फर्स्ट वेद टू बी कंपोज्ड, एंड कब कंपोज हुआ था? अर्ली वैदिक पीरियड में। इसके अंदर 10 मंडल है, 1028 हाइम्स है, और इन हाइम्स में किसका प्रेज किया गया है? तो नेचर में नेचुरल फोर्सेस को ही प्रेज किया गया है एज गॉड, दे आर रेवर्ड एज गॉड। इसके बाद गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही पार्ट है, तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा, ठीक है। और वर्ण सिस्टम पुरुष सूक्त, जो कि 10th मंडल में आता है, इसमें वर्ण सिस्टम के बारे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में लिखा है। तो पुरुष सूक्त जो कि 10th मंडल में आता है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँ कि ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था, ना कि अर्ली वैदिक पीरियड में, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद हमने देखा था सामवेद क्या है, मेलोडीज, म्यूजिक के बारे में, जो कि ऋग्वेद में है, उसी को एक तरह का ट्यून के फॉर्म में, सिंगिंग के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। यजुर्वेद में आपको रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा, और अथर्ववेद में इन्हीं रिचुअल्स की डिटेल्स के बारे में है, ठीक है। तो पहले के तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आपको क्या बता रहे हैं? आपको आर्यन्स के बारे में बता रहे हैं। और ये जो लास्ट वेद है, अथर्ववेद, ये आपको किसकी बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के बारे में बता रहा है? नॉन आर्यन्स की, ठीक है। उसके बाद दूसरे भी सैक्रेड वर्क्स है जहाँ से हमें पता चलता है आर्यन्स के बारे में, तो वो है ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास किसके क्या है? ये एक्चुअली कमेंट्री है, किनकी? वेदों के ऊपर, वेदास की कमेंट्री है। इसके बाद है अरण्यक्स, इनको हम फॉरेस्ट बुक्स भी कहते हैं। इसके बाद है उपनिषद्स। तो उपनिषद्स क्या है? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, जो कि बात करेंगे सोल के बारे में, नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में। जब हम अरण्यक्स की बात करते हैं तो एक्चुअली ये ब्रिज का काम करते हैं, किन के बीच में? जो ये अरण्यक्स है, किन के बीच में ब्रिज का काम करते हैं? ब्राह्मणास, जो कि बात करते हैं रिचुअल्स के बारे में, और उपनिषद्स, जो कि बात करते हैं नॉलेज के बारे में, सैल्वेशन के बारे में, सोल के बारे में। तो इन दोनों के बीच का ब्रिज का काम कौन करता है? अरण्यक्स, फॉरेस्ट बुक्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने उपनिषद्स के बारे में डिस्कशन की थी, एक छोटी सी। उपनिषद्स में कुछ इम्पॉर्टेंट उपनिषद्स के बारे में हमने बात करी, जिसमें मुंडक उपनिषद, जिससे हमने सत्यमेव जयते का स्लोगन लिया है, जो हम नेशनल एम्बलम में यूज़ करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट उपनिषद है। इसके बाद में हमने बोला एपिक। तो हमारे पास 2 एपिक है, रामायण महाभारत। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी। इसके बाद फिर हमने देखा था कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ थी। तो मैंने बोला अर्ली वैदिक पीरियड में लोग सप्त सिंधु रीजन में रह रहे थे, और लेटर वैदिक में वो धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया की तरफ माइग्रेट किए और ईस्टर्न गैंगटिक प्लेन्स में चले गए। तो जहाँ पे होलीस्ट रिवर इस तरफ पे सरस्वती रही होंगी, तो जैसे वो गंगा के उस तरफ चले जाएंगे तो होलीस्ट रिवर आपकी गंगा बन जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूसेज में उस टाइम पे गंगा आ रही थी, तो इसलिए गंगा विल बी द होलीस्ट रिवर इन लेटर वैदिक पीरियड। ऑल्सो लेटर वैदिक पीरियड में मैंने बताया था, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, तो जो यूपी, बिहार, उस वाले एरिया के जो फॉरेस्ट थे,
वो कट कर पाए, और जब वो उन फॉरेस्ट को कट कर पाएंगे और एक कैसी ज़मीन निकल के आएगी, एक फर्टाइल ज़मीन निकल के आएगी, तो जो जहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में वो पेस्टोरल होंगे, लेटर वैदिक पीरियड में वही जो सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर को प्रोमिनेंटली प्रैक्टिस करना शुरू कर देगी। अच्छा, लेटर वैदिक पीरियड में वो लोग गंगा की तरफ चले गए, इसका हमें जो सोर्स है वो क्या है, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इंडिया को 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल, साउथ। नॉर्थ को आर्यवर्त कहने लगे, सेंट्रल को मध्य देश और साउथ को दक्षिणापथ। तो जैसे इस रीजन को अर्ली वैदिक रीजन को हम कह देते हैं सप्त सिंधव रीजन में रिसाइड कर रहे थे, वैसे ही जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कुरु पांचाल रीजन में देवर रिसाइडिंग। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में सबसे पहले हमने क्या बोला था, एक सबसे पहले ऊपर राजन होता है, सबसे पहले ऊपर राजन होता है जो किस पे राज करता है, जनपद पे। और यहाँ पे जनपद क्या है, यहाँ पे जनपद ट्राइब्स ही हैं, ट्राइब, बहुत सारी ट्राइब्स, उन पे राज करेगा राजन। जनपद के नीचे वो क्या होंगे, बहुत सारे जन। व्हाट आर जन, व्हाट आर, अच्छा पहले एक बार देख लेते हैं। जन के नीचे क्या होंगे, विस। विस के नीचे क्या होंगे, विस की और छोटी यूनिट क्या होगी, ग्राम। और ग्राम की और छोटी यूनिट क्या होगी, फैमिली, जिसको हम कुल कहेंगे। तो जैसे जनपद को कौन करेगा हैंडल, राजन। जन को कौन हैंडल करेगा, ट्राइब, एक सिंगल ट्राइब को कौन हेड करेगा, गोपा। विस का हेड कौन होगा, विस्पति। विस कौन है, बहुत सारे विलेजेस। ग्राम एक सिंगल विलेज, इसका हेड कौन होगा, ग्रामपति। और कुल का हेड कौन होगा, कुलपति। एक चीज यहाँ पे ये है कि सारे के सारे कौन होंगे, मेल होंगे, और इसीलिए सोसाइटी को क्या कहेंगे, पैट्रीलिनियल सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्राइबल किंगडम्स के बारे में यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जैसे भारताज, मत्स्याज, यादूज, पुरुज, ये वेदास में इनका जिक्र है। जहाँ पे राजन अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइब्स पे राज करेंगे, क्यों, क्योंकि पेस्टोरल है, नोमैडिक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी, तो टेरिटरी पे राज करना पॉसिबल नहीं है, तो किस पे राज करेंगे, लोगों पे, ट्राइब्स पे। तो वैसे ही जब हम लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे, जब एग्रीकल्चर आ जाएगा, सेटल लाइफ जीने लगेंगे, तो हम टेरिटरी को डीमार्केट कर पाएंगे, और जब हम डीमार्केट कर पाएंगे तो अब राजा किस पे राज करेगा, टेरिटरी पे राज करेगा, इसलिए एक नया वर्ड निकल के आएगा, राष्ट्र। ओके, इसके बाद फिर हमने देखा था उनका पॉलिटिकल सिस्टम। तो मैंने बताया अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउ थी, तो इसलिए गो, जब भी आपको गो, गा, गौ इस तरह के वर्ड्स दिखे तो आप समझ जाना कि इसमें कुछ काउ से रिलेटेड बात चल रही है। तो प्रोटेक्शन ऑफ काउस, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब्स की ड्यूटी थी राजा की। कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, बैटल जो भी लड़ी जाती थी वो गाय के लिए लड़ी जाती थी। इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ किनशिप का कुछ नहीं था, मतलब राजा अपने आप को एज अ गॉड या मतलब गॉड का भेजा हुआ दूत ऐसा कुछ नहीं बोलता था। ही वॉज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब एंड द काउस। आपको यहाँ पे पुरोहित मिलेंगे, प्रीस्ट मिलेंगे, बट उतने ज़्यादा उनके पास इतनी पावर नहीं होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज आती जाएंगी, वर्ण सिस्टम आएगा, तो आप देखोगे जो पुरोहित क्लास है, जो प्रीस्ट क्लास है, ब्राह्मण क्लास है, ये और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, और कहीं ना कहीं ये नीचे वाले लोगों को, मतलब कि शूद्र वैश्य लोगों को एक्सप्लॉइट भी करना शुरू कर देंगे। इसके बाद ग्रामीण वगैरह हम देख चुके थे। लेटर वैदिक पीरियड में अगर आप देखो तो जहाँ पे राजन यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे उसकी पावर को और एनहांस कर दिया जाएगा। तो वो अलग अलग तरीके के यज्ञ परफॉर्म करेगा, जैसे राजस्यु, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करेगा। और जब वो ये यज्ञ परफॉर्म करेगा तो हम देखेंगे ब्राह्मण्स की पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ये सारे यज्ञ परफॉर्म करने में कौन उसकी हेल्प करेगा, ब्राह्मण ही, तो इसलिए ब्राह्मण की पोजीशन स्ट्रांग। अभी भी देखो तो आप स्टैंडिंग आर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जब भी कोई लड़ाई होगी तो पूरा का पूरा विलेज ही लड़ाई करेगा। अच्छा, अर्ली वैदिक पीरियड में अगर आप देखो तो अर्ली वैदिक पीरियड में पावर किंग की फिर भी कम थी, वो ऑटोक्रेटिक नहीं था, बट यहाँ ऑटोक्रेटिक हो जाएगा क्योंकि सभा समिति डिमिनिश हो जाएंगी। तो जितने भी इकोनॉमिक, सोशल, मिलिट्री या फिर लॉ या फिर जस्टिस सिस्टम के लिए पूरा एक ट्राइब मिल के बैठ के बात करता था, पूरे एक विलेज मिल के बैठ के बात करता था। बट अब वो सारे डिसीजन, क्योंकि ये सब असेंबलीज खत्म हो जाएंगी, वो सारे डिसीजन एक सिंगल मैन लेगा, वो होगा किंग। तो किंग हो सकता है ऑटोक्रेटिक हो गया हो। अच्छा, जरूरी नहीं ऑटोक्रेटिक है तो बुरा ही होगा, कभी कभी किंग चाहे खुद ही सारे डिसीजन लेता हो, बट क्योंकि वो बट हो सकता है कि वो थोड़ा सा बेनिवोलेंट हो और वो सबके वो बुरे तरीके में ऑटोक्रेटिक ना हो। अच्छा,
यहाँ पे जब हम वेदास की बात करेंगे तो इसके अंदर बोला गया चैरियटर्स, वो क्या यूज कर रहे थे, वर्म यूज करते हैं। व्हाट इज वर्म? वर्म इज कोट ऑफ मेल, सिप्र या फिर सिरोनस्त्र जिसको हम हेलमेट्स कहते हैं। इनके पास असी थी, असी मतलब स्वॉर्ड थी, और इनके पास हनास थे जिसको हम एरोज कहते हैं। ये वर्ड्स थोड़े से एक बार देख लेना, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ऐसे पूछ जाता है कि हनास या फिर असी इज एसोसिएटेड विद व्हाट। ठीक है, सोसाइटी की बात करें तो हमने देखा था कि ये लोग इनके फिजिकल कॉन्शियसनेस खूब थी, वो हमने देख लिया। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे सोसाइटी में इनइक्वालिटी आएगी क्योंकि प्रीस्ट की पोजीशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। फिर हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में तो हमारा 4 डिवीजन आ गया था, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एंड सो ऑन। अनटचेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी लेटर वैदिक पीरियड में। इसके बाद वर्ण सिस्टम के बारे में भी हमने बात करी थी। हमने बात करी थी कि पहले पॉसिबल था कि कोई अपना प्रोफेशन चेंज कर सके, बट यहाँ सोशल मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा। तो अगर कोई बच्चा टीचर है, अगर कोई फादर टीचर है तो उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टीचर ही बने। उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ विमेन की। तो पोजीशन ऑफ विमेन कैसी थी? किसी भी सोसाइटी को अगर स्टडी करना है ना, तो उसमें ना उस सोसाइटी के विमेन को किस तरह से रखा जाता है उस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। आप देखना, किसी भी सोसाइटी को स्टडी करेंगे ना तो विमेन की पोजीशन को अलग से स्टडी ज़रूर किया जाएगा। तो देखो, चाहे वो अर्ली वैदिक पीरियड हो, लेटर वैदिक पीरियड हो, सोसाइटी पेट्रियार्कल ही थी। क्यों? क्योंकि हमने देखा राजन ले लो, विस्पति ले लो, कुलपति ले लो, ग्रामपति ले लो, ग्रामिणी जिसको हम कह रहे थे, ये जितने भी हेड थे ये सारे क्या थे? मेल ही थे। ठीक है ना, हमने देखा था। तो इसलिए विमेन पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, पर विमेन की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। क्यों? क्योंकि विधाता और सभा जो असेंबलीज थी उसके अंदर विमेन पार्ट लेती थी। तो मतलब इकोनॉमिक सोशल इश्यूज में विमेन पार्ट ले रही थी। अब जब विमेन पार्ट ले रही थी तो ऑब्वियसली पार्ट तभी लेगी जब वो एजुकेटेड होगी, है ना। ओके, इसके बाद उनके पास अपने हस्बैंड को चूज करने की भी चॉइस थी। सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, ऐसा तरह का कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। और इस टाइम की बहुत प्रोमिनेंट फीमेल सेजेस जो इस टाइम पे थी, जिन्होंने ऋग्वेद की कॉम्पोजिशन में भी हेल्प करी है, वो घोष, सिक्त, निवावरी एंड अपाला। दीज वर द फीमेल सेजेस, फीमेल सेंट्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। अच्छा, अब लेटर वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो लेटर वैदिक पीरियड में जो फैमिली थी उसके अंदर विमेन का रोल अब सिर्फ हाउस होल्ड कोर्स और सबॉर्डिनेट पोजीशन में ही हो गया था। मतलब एजुकेशन उनको ढंग से नहीं दी जा रही थी। सभा समिति में उनको जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। दे वर नॉट अलाउड टू अटेंड सभाज एंड समितिज एंड विधाता जो पहले जहाँ पे वो जा रही थी। इसके अलावा आपको इंस्टेंसेस थोड़े बहुत दिखने लगेंगे सती के और पर्दा के। हालांकि इस टाइम पे विमेन को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया, बट इस टाइम पे भी कुछ प्रोमिनेंट जो विमेन स्कॉलर्स थी वो थी गार्गी, मैत्री, कात्यायनी। ठीक है, और एक चीज़ जो और है, चलो ठीक है, मैं एक बार इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ओके, अब मैरिज के सिस्टम को देखते हैं। तो मैरिज सिस्टम कैसा था? मैरिज अगर आप देखोगे तो मोनोगेमसी थी, मतलब एक मेल और एक फीमेल की ही शादी, इस तरह से ही। बट कई बार देखा गया है कि पॉलीगाइनी भी थी, मतलब एक से ज़्यादा फीमेल्स रखना, और पॉली एंट्री भी थी, एक से ज़्यादा मेल पार्टनर रखना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लेविरेट, मतलब मैरिंग द हस्बैंड्स यंगर ब्रदर ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड ऑल्सो एग्जिस्टेड। और नियोग मैरिज भी थी कि मान लो कोई विडो री मैरिज के भी चांसेस आपको दिखेंगे, जिसमें अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके छोटे भाई से उसकी मैरिज कर जाए, तो मतलब विडो री मैरिज के भी आपको इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। लेटर वैदिक पीरियड में जब आप जाओगे तो नियोग मैरिज को मना कर दिया जाएगा। दिस वाज नॉट पॉसिबल, इसको ख़त्म कर देंगे और इनफैक्ट क्रिटिसाइज भी करने लगेंगे। चाइल्ड मैरिजेस बहुत कॉमन हो जाएंगी। अर्ली वैदिक में चाइल्ड मैरिज वाज नॉट दैट कॉमन। गोत्र सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। अच्छा, गोत्र क्या होते हैं? देखो, पहले क्या होता था, मान लो ये एक जगह है, यहाँ पे ये सब लोगों ने अपनी गाय यहाँ पे पार्क कर रखी है। इन लोगों को, ये लोग गाय को इधर ही रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब एक गोत्र को बिलोंग करेंगे। और ऐसे ही दूसरी जगह पे ये सारे लोग हैं, इन लोगों ने अपनी काउस को यहाँ रखा हुआ है, तो ये सारे लोग दूसरे गोत्र को बिलोंग करेंगे। तो ऐसे क्या था, गोत्रा का एक सिस्टम बन गया था
जिसमें सेम गोत्र में रहने वाले सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते थे, तो एक दूसरे में शादी करना वॉज नॉट अलाउड। तो गोत्र सिस्टम जो था वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा और सेम गोत्र में मैरिज करना वॉज नॉट अलाउड, क्योंकि सेम गोत्र में मैरिज करने में वो बोलते थे कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही हैं। ओके, मूविंग अहेड, मैरिज वॉज फॉरबिडन बिटवीन द सेम गोत्र। इसके बाद हम रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन के बारे में क्या था, तो मैंने बोला टेम्पल वर्शिप तो आपको अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं देखने को मिलेगी, पर थोड़ा थोड़ा आइडल आने शुरू हो जाएंगे लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक में आइडल भी नहीं देखने को मिलेंगे, और अर्ली वैदिक में वो ज़्यादातर नेचर की वर्शिप करेंगे, बट लेटर में वो लोग आइडल वर्शिप करेंगे, सैक्रिफाइसेस हो जाएंगे, ब्राह्मण की पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अर्ली वैदिक पीरियड में के जो कुछ मेल गॉड्स और कुछ फीमेल गॉड्स जो कि काफ़ी बार ऋग्वेद में बार बार आए हैं, उनसे पता चलता है कि मे बी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट है इंद्र और एक है अग्नि, वरुण, यम, पुरुषन, विष्णु, अश्विन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गॉड थे, और भी कई सारे गॉड्स थे, बट हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं मैंने उन्हीं के नाम यहाँ पे लिखे हैं। ऐसे ही कुछ फीमेल गॉड्स भी थे, जैसे सावित्री, सोलर डीटी, अदिति, पृथ्वी, निरति एंड उषा। ठीक है, ओके। लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि इंद्र और अग्नि जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड थे इन अर्ली वैदिक, उनका प्रोमिनेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और विष्णु जो कि बेनिवोलेंट गॉड जिनका प्रोमिनेंस उस टाइम पे थोड़ा कम था, और रुद्र जिनको हम शिव भी कहते हैं, जो पहले माइनर गॉड की तरह थे, अब वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ओके, तो और यही नहीं, गॉड्स जो डीटी है उसकी भी क्लास हो जाएगी। डीटी की क्लास कैसे, भगवान को भी क्लास में बांट देंगे कि जो पुशान है, इसको गॉड ऑफ कैटल, जो पुशान या गॉड ऑफ जंगल या फिर गॉड ऑफ कैटल कह दो, ये गॉड किसके हो जाएंगे, शूद्रास के। तो मतलब इन्होंने डीटीज को भी, डीटीज में भी क्लास का डिवीजन कर दिया कि ये अमीर लोगों के डीटी, ये गरीब लोगों के, ये मतलब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के डीटी, और ये शूद्र के डीटी है पुशान। एनीवेज, मूविंग अहेड, इकोनॉमी की बात करो तो मैंने बोला था कि ये जो थे ये पेस्टोरल थे, नोमैडिक थे, इनके पास कोई रेगुलर रेवेन्यू का सिस्टम नहीं था। तो कैसे होता था, वॉलंटरीली बाली देते थे, बाली एक तरह का टैक्स मान लो, पर वॉलंटरी दिया जाता था, इसे ज़बरदस्ती नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो कि CSR कॉन्ट्रीब्यूशन टाइप के, वैसे वो भी वॉलंटरी नहीं है, कुछ कंपनीज के लिए तो वो भी मैंडेटरी है। तो या तो बाली की फॉर्म में, या फिर जो भी लड़ाई झगड़े में जो जीतेंगे क्या, अर्ली वैदिक में क्या जीतेंगे, गाय जीतेंगे, काऊ वगैरह, है ना, तो वही इनका सोर्स ऑफ इनकम था। बट लेटर वैदिक पीरियड में जब एग्रीकल्चर स्ट्रेंथन हो जाएगा तो वो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, ट्रिब्यूट होंगे जो कि मैंडेटरी होंगे, और ये कौन कलेक्ट करेगा, ये एक ऑफिसर है संग्रहित्री, तो इसका नाम याद कर लेना। तो ये सारे टैक्सेस को कलेक्ट करेगा। इसके बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय को ट्रिब्यूट नहीं देना होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग दे रहे थे वॉलंटरी बेसिस पे, पर ब्राह्मण और क्षत्रिय को किसी भी तरह का ट्रिब्यूट नहीं देना होगा। ट्रिब्यूट सिर्फ कौन देंगे, वैश्यास। कौन देंगे, वैश्यास, क्योंकि ये किस तरह की कम्युनिटी थे, ये घूम घूम कर ट्रेड करते थे। वैश्यास क्या करते थे, घूम घूम कर ट्रेड करते थे। तो ये लोग क्या करेंगे, वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूट यही देंगे, सिर्फ यही ट्रिब्यूट देंगे, सबसे ज़्यादा भी क्यों, सिर्फ यही ट्रिब्यूट देंगे। इसके बाद में अगर देखो तो ये तो हमने बात कर ही ली है। अच्छा, जिसके पास सबसे ज़्यादा काव होगी उसको बोलेंगे वेल्दी मैन, और उसका नाम क्या है, गोमत। इसके पास क्या होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ काउज होंगी। मैंने बताया ना, काउ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली वैदिक पीरियड, और सब कुछ आपको काउ के आसपास ही रोटेट होता नजर आएगा। बट जब आप लेटर वैदिक में जाओगे, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे हमने पहले ही भी देखा है। अच्छा, अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखो तो ट्रेड और कॉमर्स के बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती, भैया घूम रहे हैं पूरा टाइम, तो कैसे प्राइवेट हो जाएगी। निशक गोल्ड ऑर्नामेंट के बारे में जिक्र है। अच्छा, ये लोग आयस बोलते थे मेटल्स को, इसको याद करना, और गोल्ड को एक स्पेशल नाम दिया था हिरण्य। ओके, लेटर वैदिक पीरियड में जब आप बात करोगे तो लैंड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आएगा, पर अभी भी प्राइवेट टेरिटरी नहीं है, कॉम्युनली ओन्ड ही है। ठीक है, कॉम्युनली ओन्ड ही है। हाउस होल्ड का हेड के नाम पे, मतलब किसी गृहपति के नाम पे ही ये टेरिटरी होगी। इसके बाद बार्टर सिस्टम हो रहा था, ऑब्वियसली उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था, बट ऐसा माना जाता है कि जो निष्क, यहाँ पे जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, इसको हम एज अ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू
यूज़ करना शुरू कर दिए थे, पर ये एक तरह की करेंसी अभी भी नहीं थी। क्योंकि करेंसी क्या होती है ना कि किसी एक बंदे ने वो करेंसी निकाली तो उसके ऊपर, जैसे अभी हम करेंसी यूज़ करते हैं उस पर गवर्नर के साइन होते हैं, है ना। तो इस तरह की कोई करेंसी नहीं थी, मतलब कि राजा ने नहीं बोला था, बट ये लोग अपने आप ही गोल्ड के ऑर्नामेंट को एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू इसको एक्सचेंज कर रहे थे इन बार्टर सिस्टम। क्योंकि ऑब्वियसली बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रहता है, तो ज़रूरी नहीं ना कि जो मुझे चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मे बी वो निष्क का यूज़ कर रहे होंगे। ओके, तो इसके बाद है ट्रेड और कॉमर्स हो रहा था, तभी हमने एक क्लास ऑफ मर्चेंट्स जिसको श्रेष्ठिन्स गिल्ड सिस्टम बोलते हैं वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट था, तो इसका मतलब ट्रेड और कॉमर्स होना शुरू हो गया था। क्राफ्ट की बात करें तो क्राफ्ट में इनको चैरियट मेकिंग आता था, है ना, कारपेंट्री आती थी, टैनिंग आती थी, लेदर मेकिंग इंडस्ट्री देखी गई है उस टाइम पे। उसके बाद कॉपर का यूज़ तो आता था, बट अर्ली वैदिक में भी आयरन का यूसेज इनको नहीं आता था। और किस तरह की पॉटरी थी, प्रीडोमिनेंटली ऑकर कलर्ड, जैसे मैंने बताया ना, इस तरह की पॉटरी थी। जब आप लेटर वैदिक पीरियड में जाओगे तो आपको आयरन मिल जाएगा, इनको आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी। आयरन को ये लोग कृष्ण आयास बोला ना, आयास मतलब मेटल, क्योंकि थोड़ा सा श्वेत कृष्ण आयास बोलेंगे, श्याम आयास थोड़ा सा काले रंग का होगा, तो इसलिए इस नाम से बोलेंगे। इससे क्या करेंगे, फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, आयरन का यूसेज करके फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, फर्टाइल लैंड आएगी, और फिर अब पेस्टोरल इकोनॉमी से किस में इकोनॉमी बदल जाएगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। अच्छा, इनको टिन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सब के बारे में पता था। यहाँ पे आपको ऑकर कलर की पॉटरी मिलेगी, तो आपको लेटर वैदिक पीरियड में पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर की बात करूं तो अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं है बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं करते, बट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे थे। बार्ले, जिसको ये यव बुला रहे थे, वो मेन ग्रेन था, और वुडन प्लो का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको ये फाला, लंगाल या फिर सिरा भी कह रहे थे। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे अर्बनिज्म आ जाएगा, नगर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक अरण्यक है, तैत्रीय अरण्यक, जिसमें अर्बनिज्म, नगर, नगर वर्ड मेंशन है, तो इसका मतलब वो लोग सेटल लाइफ जीने लग गए थे। मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे थे। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल को भी रियर कर रहे थे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री भी परफॉर्म कर रहे थे। ये लोग अब बार्ले मतलब यव तो उगाएंगे, इसके साथ में राइस, जिसको व्रीही नाम से बोला है, वीट, जिसको गोधुमा नाम से बोला है, ये इनकी स्टेपल डाइट बन जाएगी। इसके अलावा एक शुगर केन, जिसको इक्शू बोलते थे। तो प्लीज़ ये नाम व्रीही, गोधुमा, इक्शू और यव, इनको प्लीज़ एक बार याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वैसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे वैदिक एज ख़त्म होती है, मतलब यहाँ पे आयरन एज जो हम पढ़ रहे थे वो ख़त्म होती है। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे बुद्धिज़्म। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। देखो, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से खूब क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के इतने सारे टेक्स्ट हैं, इतने सारे स्टोरीज़ हैं कि आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म पे आते आते अब टेम्पल्स, आइडोलेटरी तो देख रहे हो ना आप, लेट वैदिक पीरियड में भी आ गए हैं, तो टेम्पल्स टाइप की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इसलिए आगे आने वाले टाइम पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में आर्ट एंड कल्चर का भी बहुत सारा पोर्शन होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। वैदिक एज ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो कोशिश करेंगे आगे का पढ़ें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ भी समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।